नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। मैंने थोड़ी देर पहले ही एक अत्यंत महत्वपूर्ण और व्यथित कर देने वाला एक घटना जो हुआ है बिहार में, उसको लेकर के मन में कई प्रकार के द्वंद्व लगातार उठ रहे थे। मुझे लगा कि इस विषय को अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से आप सबों के बीच साझा भी करूं और मुख्य रूप से जो मन में व्यथा थी वो उसका उद्गार होना आवश्यक है। इस वजह से मुझे लाइव आना पड़ा है। अभी बहुत सारे साथी इतनी रात को पता नहीं मुझे सुन पा रहे होंगे या नहीं, लेकिन मुख्य रूप से जो पिछले 3 दिनों से घटनाक्रम 16 तारीख से ही बिहार के भोजपुर आरा जिला अंतर्गत जो विधानसभा शाहपुर है, उसमें बिलौटी जो एक गांव है, वहाँ का एक नवयुवक भरत भूषण तिवारी, हम सब जानते हैं कि उसका इनकाउंटर कर दिया गया है परसों। और यह इनकाउंटर हम लोग जानते हैं कि इनकाउंटर किसका किया जाता है। अगर आपसे यह कहूँ कि एक व्यक्ति का पुलिस ने इनकाउंटर कर दिया, तो आपको शाब्दिक रूप से इसका अर्थ यही समझ में आएगा कि शायद कोई अपराधी होगा कि हत्या कर दी गई, उसके इनकाउंटर कर दिया गया। समाज के लिए वो विषैला हो चुका था, समाज को तोड़ने वाला होगा, समाज में अराजकता पैदा करने वाला होगा। तो इस प्रकार का इनकाउंटर ऐसे चरित्र के व्यक्तियों के लिए पुलिस प्रशासन करते आई है, हम लोगों ने भी देखा है। और विशेष रूप से अगर बात करूं तो कई ऐसे अपराधी, नक्सली, कई कई हत्याओं को जिसने अंजाम दिया, ऐसे कुख्यात अपराधियों का इनकाउंटर होता रहा है। और वह हमारे सभ्य समाज के स्थापना के लिए बहुत आवश्यक भी है। अगर हम समाज में ऐसे लोगों को खुला छूट दे देंगे तो शायद पूरा वातावरण विषाक्त तो हो जाएगा और साथ ही आम जनजीवन जो है वो प्रभावित होगा। इसलिए प्रशासन का एक भूमिका तो निश्चित रूप में रहता ही है। आज बिहार में कई वर्षों के बाद एनडीए के शासन में हम लोग जी रहे हैं, अपने कार्यों को कर रहे हैं। पहली बार भारतीय जनता पार्टी को एक चेहरा भी मिला है, एक मौका भी मिला है। माननीय नीतीश कुमार जी के लगातार एक 20 वर्षों के शासन के बाद जो पहले का क्रम था वो टूटा भी, और अपराध को कहीं ना कहीं बिहार में जो एक गति मिली हुई थी उसे कम भी किया गया। यह तो नहीं कहा जा सकता कि अपराध समाप्त हो गया, अमेरिका में भी समाप्त नहीं हुआ है। हमारे देश के कई हिस्सों में अपराध निरंतर हुआ करते हैं। पुलिस का कार्य होता है अपराधियों को पनपने नहीं देना, अपराध ना हो उसकी तैयारी करना, प्रिकॉशन जिसको बोलते हैं। और समाज में यह चिंतन लाना कि हम
पुलिस के रूप में आपके समक्ष खड़े हैं। आपके तकलीफ़ के समय हम आपका सहयोग करेंगे, एक रक्षक की भूमिका में रहेंगे, यही हम लोगों को मालूम है। लेकिन कभी कभी इसी पुलिस के द्वारा अति उत्साह और दुर्भावनापूर्ण, विद्वेषपूर्ण रवैये के कारण जो आपराधिक छवि के व्यक्ति नहीं हैं, उनके साथ भी गलत किया जाता है। मैं थोड़ी सी आपको पृष्ठभूमि में इसलिए बताना चाह रहा हूं, आपको सब कुछ मालूम है, सभी लोग जागृत अवस्था में हैं। सोशल मीडिया पर सब कुछ आप लोगों को दिख रहा है, क्या चल रहा है बिहार में, पूरे देश के अंदर। ये जो भरत भूषण तिवारी अब तो स्वर्गीय हो गए, उनका जो इनकाउंटर हो गया, ये देश में सभी लोगों को दिखा। लेकिन थोड़ी सी विडंबना क्या है, ये भरत भूषण तिवारी ये किसके लिए लड़ाई लड़ रहे थे? ये क्या अपने घर के लिए लड़ाई लड़ रहे थे? हमारे आपके लिए लड़ाई लड़ रहे थे? किसके लिए लड़ाई लड़ रहे थे, या क्या करना चाहते थे? क्या इनके ऊपर कोई एफआईआर था, कोई अपराध इन्होंने किया था, कोई किसी की हत्या की थी, सैकड़ों लोगों को मारा था, किसी के घर डाका डाला था, चोरी किया था? आखिर किया क्या था? जो जानकारी मिली उसके अनुसार ये भरत भूषण तिवारी एक सामान्य परिवार का बिलौटी गांव है, शाहपुर विधानसभा आरा में, वहीं का एक दूसरे वर्ष ग्रेजुएशन का एक विद्यार्थी था। समाज सेवक के रूप में कई पक्षों को उसने निरंतर रखने का प्रयास सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे किया था। पूर्व में भी उसके प्लेटफॉर्म पर अगर आप जाएंगे तो आप देखेंगे कि वो सामाजिक तरीके को अपनाते हुए लोगों के कार्य को और गति देने के लिए एक सामाजिक व्यक्ति के रूप में कार्य कर रहा था। एक सामान्य परिवार का बेटा था, लेकिन तनाव में था। तनाव तो हमारे आपके जीवन में भी आता है। तो ये जो तनाव था उसके दिमाग में कई दिनों से, या कहें कि कुछ महीनों से चल रहा होगा। कई बार उसने कई प्रकार के ज्ञापन वहाँ के जिलाधिकारी को, वहाँ के आरक्षी अधीक्षक को, अपने थाना के आसपास जो भी पदाधिकारी हैं उनको लगातार देने का कार्य भी किया, अवगत कराने का कार्य किया। और विशेष रूप से आप देखेंगे कि कैसे एक छोटे से गांव का एक नवयुवक अपने लिए नहीं, अपितु अपने परिवार के लिए भी नहीं, ऐसा नहीं कि कोई धन के लिए ये कार्य हो रहा हो, या आप इसको कह सकते हैं कि कुछ मांग रहा हो, कोई पर्सनल एजेंडा नहीं था। वही अंतिम पायदान पर बैठे हुए जो व्यक्ति होते हैं, जो बेचारे विस्थापित परिवार थे, अनुसूचित समाज के, अनुसूचित जाति के, अति पिछड़ा समाज के, जो बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में जिनका जमीन गंगा जी में बाढ़ के समय समा गया, ऐसे जो विस्थापित परिवार थे। और आपको जगह बता दूं मैं, जवनिया करके जगह है, वहाँ के विस्थापित परिवार जिनका मिट्टी कटाव के कारण लगातार उनकी जो कृषि भूमि और बाकी उनके रहने का जो घर द्वार था वो सब जलमग्न हो गया था, पहले भी होता रहा है। और एक कटाव का भूमि रहा है उस क्षेत्र में, उस पर सरकार का भी दृष्टिकोण हमेशा रहा, ऐसा नहीं कि नहीं रहा, उस पर कार्य भी चल रहा होगा। लेकिन विषय ये है कि वैसे
लोगों, वंचित समाज के लोगों के लिए आज हमारे बीच का एक नवयुवक भरत भूषण तिवारी जागृत होते हैं, कई बार ज्ञापन देते हैं, कई बार प्रशासन से इसके लिए बात करते हैं। तो इस बार फिर अभी जो मौसम आने वाला है बारिश का, बाढ़ का समय आएगा, तो उसके पूर्व जो व्यवस्थाएं होनी चाहिए थी उससे अनुचित मानते हुए उन्होंने कई बार ज्ञापन दिया, फेसबुक पर आकर के प्रशासन को बहुत बार बातों को कहा, लेकिन इस पर कोई बहुत ज़्यादा निष्कर्ष नहीं निकल पाया। तो जो निष्कर्ष नहीं निकला तो उन्हें शायद लगा कि कुछ करना चाहिए, और उनकी व्यथा जो है कहीं ना कहीं जो जानकारी मिली, उनके पिताजी ने, उनके माताजी ने बताया कि थोड़े परेशान थे, विचलित थे, लेकिन बुद्धिमत्ता की कमी नहीं थी। आप उनके फेसबुक लाइव पर जाएंगे तो आपको सुनने को मिलेगा। वो सिस्टम से नाराज जरूर थे, लेकिन जो बात कर रहे थे वो अधिकार की बात कर रहे थे। वो प्रशासन को उन गरीबों के अधिकार, उन वंचितों के अधिकार, उन बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में जो किसान थे जिनका जमीन चला गया और या जिनका जमीन कटाव के कारण चला जाएगा आने वाले समय में बाढ़ग्रस्त क्षेत्र होने के कारण, उनकी लड़ाई की बात कर रहे थे, उनके हक की बात कर रहे थे। कोई अपनी बात वो नहीं कर रहे थे कि उसे कोई सामान चाहिए, उसे कोई धन चाहिए, कोई पैसा चाहिए, ऐसी कोई बात तो थी नहीं। या अपने परिवार के मकान बनाने की बात तो नहीं कर रहे थे वो। उनकी माली स्थिति क्या थी ये तो बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है मुझे, लेकिन मालूम चला कि एक सामान्य परिवार से थे, बहुत ज़्यादा कृषि नहीं है, कृषि भूमि भी नहीं, लेकिन वो अपनी बात नहीं कर रहे थे, ये तो पक्की बात है। और मानसिक रूप से थोड़ा संतुलन उनका जरूर गड़बड़ा गया था, कारण कि वो जिनकी लड़ाई लड़ रहे थे और उनको सफलता नहीं मिल रहा था, कोई बात नहीं सुन रहा था, तो शायद विचलित हो गए होंगे और उन्होंने फेसबुक पर कई प्रकार के बातों को प्रशासन को के अगेंस्ट में कहा भी। देखिए, शासन प्रशासन जो होता है वो आपके लिए ही होता है, आपके सुविधा के लिए होता है, और उस शासन और प्रशासन को की जिम्मेवारी भी होती है कि सभी का ध्यान रखना। तो आज अगर कोई बात सामने आया तो बैठ करके बात करना चाहिए था, लेकिन कोई किसी ने कभी किया नहीं। शायद उसे लगा होगा कि ये निरर्थक ना हो जाए। तो 16 जून के पहले से ही कई बार फेसबुक पर आकर के, सोशल मीडिया पर उसने कई बात को कहा, और बाद में जो प्रशासन है वो उसके घर पर भी जाता है और उसे अपने साथ चलने को बोलता है। वो शायद नहीं जाना चाहते थे, उनकी माताजी भी प्रयास कर रही थी, और लगातार परिवार कह रहा था कि इसे ये थोड़ा अस्वस्थ भी है, मानसिक रूप से थोड़ा विचलित होने के कारण इसे इलाज की भी ज़रूरत है, ऐसा अनुभव हो रहा था। और इस बात की पुष्टि जो है वो आरक्षी अधीक्षक जो भोजपुर के हैं, उन्होंने, उनके कार्यालय द्वारा स्वयं पत्र जारी करके किया गया है कि एक व्यक्ति, उसके नाम को लेते हुए कि एक व्यक्ति है जो बिलौटी गांव का शाहपुर निवासी भरत भूषण तिवारी, पिता श्री काशीनाथ तिवारी, और वो थोड़ा विक्षिप्त अवस्था में कई प्रकार के बातों को कह रहा है, तो उसे प्रशासन बात करने का प्रयास कर रही है और उसे किस प्रकार से इलाज करवाया जा सके, इस हेतु उसके यहाँ प्रशासन गई भी, लेकिन उसे भी सफलता नहीं मिला। तो चलिए, प्रशासन ने ये लिखित रूप में दिया है, 16 तारीख की घटना के बारे में जिक्र करते हुए एक पत्र भी जारी किया है। लेकिन पुनः फेसबुक के माध्यम से भरत तिवारी ने लगातार अपनी बातों को रखना नहीं छोड़ा। उसके मन में जो व्यथा थी उसे वो व्यक्त करते रहा। हो सकता है उसके भाषा में कुछ ऐसी बातों को भी कहा होगा जो डायरेक्ट हिट करता हो। मैं तो देखता हूं हमेशा हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी को लोग गाली दे देते हैं,
हमारे मुख्यमंत्री, हमारे मंत्रीगण को लोग गाली दे देते हैं। ठीक है, ये लोकतंत्र में किसी भी प्रकार का अपशब्द बोलना या अपशब्द किसी के बारे में बयान देना, ये भी गलत बात है। लेकिन आप एक बात बताइए, जो शासन प्रशासन होता है वो हमारे आपके लिए ही होता है, और जब हम किसी की व्यथा ना सुन सके तो शायद वो उत्तेजित भी होता है। तो उत्तेजना में तो बहुत कार्य होता है, मुझे ऐसा लगता है। लेकिन एक सबसे बड़ी बात है कि जब ये पूरा पृष्ठभूमि प्रशासन को मालूम चल गया, हमारे जो वहाँ के अधीक्षक हैं, पुलिस अधीक्षक, उनको भी सब कुछ जानकारी हुई, उनके कार्यालय ने ये पत्र भी जारी किया, तो फिर सामान्य रूप से क्या प्रशासन इतना सशक्त नहीं है कि वो एक व्यक्ति का इलाज सही ढंग से करा सके उसे ला करके? शायद वो नहीं कर सका। और एक प्लानिंग के तहत जो घटनाक्रम हुई है वो मैं आपको बता रहा हूँ, ये प्लानिंग के तहत पूरी तरह से सोच समझ करके और इसको कैसे अंजाम देना है, शासन भी इसमें बदनाम हो रहा है। इनकाउंटर का अर्थ यह नहीं होता है कि आप किसी को भी उठा करके और गोली मार दीजिए। प्रशासन ने जल्दबाजी में 17 तारीख को वही विस्थापित जहां पर रहते हैं वहां पर ये जो युवक था भरत तिवारी, वो वहां पहुंचता है, उसके हाथ में भी हथियार है और वो हथियार प्रशासन के ऊपर चमका भी रहा है। वो बोल भी रहा है कि ये गलत हो रहा है, मुझे जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक मैं यहाँ से नहीं हिलूंगा। यही उसका मांग था। न्याय की बात कर रहा था, वंचितों की बात कर रहा था। बाढ़ग्रस्त इलाके में जो विस्थापित थे, अति पिछड़ा समाज के, अनुसूचित जाति के जो लोग वहाँ पर रहते थे, वैसे छोटे किसानों की बात कर रहा था जिनका घर द्वार समाप्त हो गया, विस्थापित जीवन जी रहे थे। और वहीं स्थल पर पुलिस उसे घेरती है। एयर फायरिंग भी बताया गया कि उसने किया 2 गोली। और उसके बाद पुलिस ने जब हस्तक्षेप किया, बोला कि ठीक है, आपके सभी मांगों को माना जाएगा, इस प्रकार की बात कह करके कि हम लोग इस पर निश्चित रूप से कुछ करेंगे। वहाँ जो डीएसपी गए थे और एसटीएफ की टीम गई थी शायद, तो एसटीएफ कब जाती है? जब एक टीम बनाई जाती है। तो ये एक इतना कुख्यात अपराधी तो नहीं था। एक अपराधी होता, एक मर्डरर होता, नक्सली होता, कई वर्षों से अपराध को अंजाम दे रहा होता, तो समझ में आता है। एक सामान्य परिवार का एक लड़का जो विस्थापितों के लिए लड़ाई लड़ रहा था, उसे घेरना पड़ा। और वहाँ के लोगों को पहले ही, वहाँ के महिलाओं को, उनका वक्तव्य आया है प्रेस में, आप देख लीजिए। वहाँ के बच्चे, वहाँ के युवक, उन सब को वहाँ से भगा दिया गया प्रशासन द्वारा कि हाँ आप जगह खाली कर दीजिए। सबको वहाँ से भगा दिया गया। और कुछ चश्मदीद जो वहाँ रुके थे, घर के अंदर थे या बाहर थे, देख रहे थे, तो बताया गया कि ये जरूर हाथ में बंदूक थमा हुआ था। लेकिन जब प्रशासन ने इसे कहा तो उसने फेसबुक लाइव रखा था। कोई क्राइम करेगा फेसबुक लाइव करके, तो पहली बार हम लोग देख रहे थे। और ये हम सब लोगों ने देखा कि जब प्रशासन ने कहा तो उसने अपना जो पिस्टल था, रिवॉल्वर जो भी था, उसे प्रशासन की ओर फेंक दिया और बोला कि ठीक है, लीजिए, अगर हमारी मांगों को माना जाएगा तो ये लीजिए, हम समर्पण करते हैं, आत्मसमर्पण करते हैं। आत्मसमर्पण में जो आर्म्स उसके पास जो भी था उसने फेंक दिया। और फेंकने के बाद प्रशासन के पास एक निहत्थे व्यक्ति को पकड़ने के लिए इतने सारे फोर्स थे उपलब्ध, उसे पकड़ करके आप ले जाते। जो भी न्याय संगत कार्रवाई थी वो आप कर सकते थे। और न्याय संगत कार्रवाई करके आप जेल भेज देते, उसने गलती अगर की। लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूं उसी प्रशासन से कि आपने ही जारी किया है 16 तारीख को कि वो एक विक्षिप्त, एक मानसिक रोगी के रूप में है जिसे इलाज की जरूरत है और उसके इलाज को कराना है प्रशासन को, ऐसा बात आपने कहा है।
तो एक मानसिक रोगी के ऊपर हम लोगों ने तो देखा कि वो अपने हथियार को फेंक दिया आपके सामने, तो उसके बाद उस पर गोली क्यों चलानी पड़ी? ये सब लोग, हम लोग, आप लोग, सब लोग ये जानना चाहते हैं कि आखिर ऐसा क्या बात हो गया कि एक व्यक्ति जो कि नवयुवक है, सेकेंड ईयर का छात्र है ग्रेजुएशन का, और लगातार विस्थापितों की बात कर रहा है, उनके अधिकार को लड़ाई लड़ रहा है, और अगर वो बात को उजागर कर रहा है तो उससे बात होनी चाहिए। अगर वो मानसिक रोगी है तो उसका इलाज होना चाहिए। और जब निहत्था हो गया, एक निहत्थे, उसकी माँ रो रही है, एक निहत्थे व्यक्ति को पकड़ने में प्रशासन विफल कैसे हो गया? ये अपनी विफलता बताने में प्रशासन ने कभी लिखित में नहीं दिया है, लेकिन उसके ऊपर 4 गोली उसको लगी है। गोलियां कितनी चली मुझे नहीं मालूम, आपको भी नहीं मालूम होगा। उसको 4 गोली लगी है। क्या एक व्यक्ति को इंजर्ड करने में, अगर आपके पैर पे गोली मार दिया जाए तो आप चल पाइएगा? दौड़ पाइएगा आप? या आप और हमारी बात हो रही है? अगर आपके पैर में छोटा सा चोट लग जाता है तो हम लोग वहीं बैठ जाते हैं। और उस बालक को, उस नवयुवक को 4 गोली मारा गया। एक सिंगल व्यक्ति, जैसे अपराधियों को घेर के मारा जाता है, जबकि वो आत्मसमर्पण कर चुका था, उसके बाद उसके पेट में गोली लगी है। बताया गया 17 तारीख को फिर से आरक्षी अधीक्षक एसपी भोजपुर ने, उनके कार्यालय ने फिर से एक पत्र जारी करते हुए कहा कि ऐसी स्थिति बनी और उस व्यक्ति को, उसने 2 गोली फायर किया था। वहाँ के लोगों ने भी कहा कि एयर फायरिंग हुआ था, लेकिन उसका मनसा पुलिस को मारने का अगर होता तब तो वो अपने घर में क्यों बैठा होता? वो तो जाकर के ये काम को कर सकता था। लेकिन पुलिस ने जब दबिश बढ़ाया तब इसने एक कदम उठाया। निश्चित तौर पर यह उचित कदम तो नहीं था, लेकिन पुलिस आराम से अपना काम करके उसे पकड़ करके ले जा रही थी। लेकिन खुन्नस इस बात का था कि ये पुलिस को चैलेंज कैसे कर सकता है। पुलिस को देखना पड़ेगा कि चैलेंज करने वाला व्यक्ति एक बच्चा है, एक अबोध बालक है, एक बूढ़ा है, एक विक्षिप्त है, या एक अपराधी है। अगर अपराधी आपको चैलेंज करता है, एक मर्डरर, एक नक्सल अगर पुलिस को चैलेंज करता है, तो इस सरकार ने, इसके मुखिया ने भी कहा है, मैंने भी वक्तव्य सुना कि 48 घंटे के अंदर उस पर कार्रवाई होगी और वो जहां भी होगा उसे खींच करके पुलिस सबक सिखाने का काम करेगी। ऐसे अपराधियों के ऊपर निश्चित तौर पर ऐसी कार्रवाई होनी चाहिए। देश में कई जगह हुआ है, हमने महाराज जी को भी देखा है, योगी बाबा आदित्यनाथ जी को भी, उन्होंने भी कार्रवाई किया है अपराधियों के ऊपर, जिसका ट्रैक रिकॉर्ड अपराध रहा है, जो लोगों को मारने का काम कर रहे हैं, एक्सटॉर्शंस का काम कर रहे हैं, लगातार जो समाज के लिए कोड़ बन चुके हैं, ऐसे नक्सली, ऐसे अपराधी, ऐसे आपराधिक छवि वाले लोगों के ऊपर जो पुलिस के लिए और आम जनता के लिए कांटा बन चुके हैं, उन्हें पकड़ना, अगर वो पुलिस को चैलेंज करता है तो उसे मार गिराना, ये पुलिस का काम है। लेकिन जो व्यक्ति आत्मसमर्पण कर देता है, जिसे आप जान रहे हैं कि विक्षिप्त है, मानसिक रोग से ग्रसित है, आपने ये जारी किया है पत्र, फिर उसके आत्मसमर्पण के बाद ऐसी क्या स्थिति हो गई? क्या पुलिस को कोई विक्षिप्त व्यक्ति, या आप ही को कोई गाली दे देगा, कोई विक्षिप्त व्यक्ति है, आपको जानकारी हो जाए तो आप क्या कीजिएगा? आप भी उसको गाली दीजिएगा? कि आप बुद्धिमान अगर हैं तो आप तो यही कीजिएगा ना कि उसको समझा बुझा करके या तो उसका इलाज कराइएगा या उसके घर छोड़ दीजिएगा। तो जब वो पकड़ में आ गया, और ये सोची समझी साजिश इसलिए थी कि उसके पिताजी 16 तारीख से ही थाना को
पुलिस प्रशासन को कह रहे थे कि इसका इलाज का ज़रूरत है, इसको थोड़ा सा आप लोग भी समझाइए बुझाइए। उनको घर से ले जा करके और थाने में बिठाए रखा जब तक कि उसके बेटे का इनकाउंटर ना हो गया। बिलक बिलक करके उसकी माता जी और काशीनाथ तिवारी जो उनके पिताजी हैं वो लगातार कह रहे हैं कि मुझे जाने नहीं दिया गया, बैठा करके रखा गया जब तक बताया गया कि गोली लग गई है पैर में, तो इलाज के लिए उसको पटना भेजा जा रहा है, पीएमसीएच। पहले सदर अस्पताल भेजा गया था आरा में, फिर वहाँ से भेजा जा रहा है। आप ही बताइए कि पैर में गोली लगने पे कभी सुने हैं कि किसी की मृत्यु हो गई? आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है, यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।